हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता ज्ञान गोमती क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग केंद्रक पढ़ रहे थे। केंद्रक के बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। चलिए हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर भी कहते हैं। केंद्रक में 3 संरचनाएं पाई जाती हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और क्रोमेटिन धागा। जब केंद्रक विभाजित होता है तो क्रोमेटिन धागा जो है वो क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र जो होता है, वो हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होती है। तो आइए हम लोग क्रोमोसोम में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके आधार पर हम क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ऑटोसोम और दूसरा होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, गुणसूत्र में 23 जोड़ी जो गुणसूत्र पाया जाता है उसे हम 2 भागों में इस गुणसूत्र के आधार पर बांटते हैं। एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम में 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर पाया जाता है, ऑटोसोम में पाया जाता है, और बचता है एक, और वो एक जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर पाया जाता है। एक जोड़ी यहाँ पर पाया जाता है और 22 जोड़ी ऑटोसोम में पाया जाता है। ऑटोसोम जो होता है यह मनुष्य में समस्त क्रियाओं का निर्धारण करता है। ऑटोसोम जो होता है यह मनुष्य में समस्त क्रियाओं का निर्धारण करता है, यानी कि मनुष्य कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना छोटा, कितना गोरा होगा, कितना काला होगा, कितना बुद्धिमान होगा, उसका जो पैतृक लक्षण है वो कितना होगा, उन सभी का निर्धारण ये ऑटोसोम करता है। ऑटोसोम में ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये फीमेल और मेल में समान होते हैं। फीमेल और मेल में समान होते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष में ये समान होते हैं। ऑटोसोम में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यह मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है। इसमें एक XY पाया जाता है। XY जो पाया जाता है उसे हम लड़का कहेंगे, और जब XX पाया जाएगा तो उसे फीमेल कहेंगे, तो लड़की कहेंगे। अर्थात ये जो 22 जोड़ी ऑटोसोम है ये, और प्लस अगर XY मिल जाएगा तो ये लड़का होगा, और अगर यहीं पे ये 22 जोड़ी ऑटोसोम और XX मिल जाएगा तो ये लड़की होगी। तो ये ऑटोसोम था, और इसमें 22 जोड़ी और इसमें एक जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में अगर इसे हम कहेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर गुणसूत्र में अगर संख्या में कहा जाए तो 23 दूना 46 होगा। फिर ऑटोसोम को फिर देखिए गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र का खोज किया था, और गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर और गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, गुणसूत्र से क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है एग्जाम में। पूछता है कि आनुवंशिकता का वाहक किसे कहते हैं? आनुवंशिकता
आनुवंशिकता का वाहक किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का वाहक, तो आनुवंशिकता का वाहक गुणसूत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं। और नेक्स्ट अगर पूछ दे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है? डीएनए है। और अगर नेक्स्ट ये में ये पूछ दे कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। यदि एग्जाम में पूछ दे कि आनुवंशिकता का वाहक क्या है, तो गुणसूत्र है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। और आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। देखिए हम डीएनए और जीन में अंतर स्पष्ट करते हैं। डीएनए और जीन, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए का नाम होता है। डीएनए को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अर्थात डीएनए जो होता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आरएनए जो होता है यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। लेकिन आरएनए में एक अपवाद है। वह अपवाद क्या है, वह एक्सेप्शन क्या है? वह अपवाद है टीएमबी। टीएमबी एक वायरस है। इसका पूरा नाम है टोबैको मोजैक वायरस। क्या नाम है? टोबैको मोजैक वायरस, टीएमबी का पूरा नाम है। ये जो टोबैको होता है ये तंबाकू के पत्तियों पर पाया जाता है, जो कि तंबाकू की पत्तियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता था। तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता था इस टोबैको में, वो होता था आरएनए। क्या होता था? आरएनए होता था। इसलिए आरएनए में ये एक अपवाद है। आरएनए में टीएमबी जो है अपवाद है। देखिए आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए का कार्य क्या होता है? तो आरएनए का कार्य होता है हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। डीएनए का कार्य होता है हमारे शरीर में डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। आरएनए का कार्य क्या होता है? वह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और आरएनए जो होता है वह बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए।
आरएनए बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जब ये तीनों प्रकार का आरएनए आपस में मिलता है तो यह प्रोटीन का निर्माण। आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए जो होता है वह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये जब तीनों प्रकार के आरएनए आपस में मिलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जब तीनों आरएनए आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वह राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। तो मैंने पीछे बताया भी था कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो ये जब तीनों प्रकार का आरएनए मिलता है तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। और देखिए सेल को हमने पीछे 2 भागों में बांटकर पढ़ा था, तो उसे हम संख्या के आधार पर बांटे थे। किस तरह से बांटे थे? संख्या के आधार पर बांटे थे। अब हम सेल को केंद्रक के आधार पर बांटकर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर। देखिए यहाँ पर सेल को केंद्रक के आधार पर विभाजन, केंद्रक के आधार पर विभाजन, सेल का केंद्रक के आधार पर विभाजन। देखिए जब हम सेल को केंद्रक के आधार पर विभाजित करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इस प्रोकैरियोटिक सेल जिस जीव में पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जिस जीव में पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है, इसलिए इसमें अर्थात उस जीव में जो हमारा केंद्रक कला होता है, हमारा केंद्रक कला होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यह नहीं पाया जाता है। जिस जीव में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि जिस जीव में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होगा वह अल्प विकसित होगा। जब केंद्रक अल्प विकसित होगा तो उसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो नहीं पाया जाएगा। अगर पाया जाएगा भी तो अल्प मात्रा में पाया जाएगा। तो ऐसे जीव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है? तो श्वसन की क्रिया ऐसे जीव प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से करते हैं। जैसे हम कहें तो जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, और जैसे नीलहरित शैवाल,
इन सभी में जो केंद्रक होता है वह अल्प मात्रा में या अल्प विकसित होता है, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल जिस कोशिका में पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होता है वह विकसित होगा। यूकैरियोटिक सेल जिस जीव में पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होता है वह विकसित होता है, और जब इसमें केंद्रक विकसित होगा तो इसमें जो केंद्रक कला पाया जाता है, केंद्रक कला, तो इसमें केंद्रक कला हिस्टोन प्रोटीन और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, अर्थात कोशिका के सभी अंग इसमें पाए जाएंगे। कोशिका के सभी अंग इसमें पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक में जीवों में केंद्रक विकसित रूप में पाया जाता है और इसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन और कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें श्वसन क्रिया कैसे होगी? तो इसमें श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक में जो श्वसन क्रिया होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ देखिए कला होगा, काल लिख दी थी मैं, वो कला होगा, तो गलती हो गई थी। तो यूकैरियोटिक जीव जिस जीव में पाया जाएगा उसमें जो केंद्रक होगा वो विकसित मात्रा में होगा या विकसित रूप से होगा। उसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो सभी पाए जाएंगे। और यूकैरियोटिक जो जिसमें पाए जाएंगे उसमें जो श्वसन क्रिया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये टॉपिक जो है सेल का वो खत्म हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं पाचन तंत्र को लेकर, और उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जिस तरह से हमने सेल के बारे में विस्तार से पढ़ा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।